हिंदी में एमए प्रवेश कर रहे प्रिय विद्यार्थियों, हम कहानी जिंदगी और ज़ौक़ के बारे में पिछले व्याख्यानों में जान चुके हैं। कहानीकार का परिचय और ख़ास बात जो आपको बिंदु याद रखना है कि दुनिया की भागदौड़ में खोए व टूटते पुरुष की कहानियों में आती है डिप्टी कलेक्टरी एक और ज़िंदगी, खोई हुई दिशाएं, जिनका अध्ययन हम करेंगे। यह कहानी एक मोहल्ले से शुरू होकर समाप्त होती है। भिखारी रजुआ किस तरह बेगारी करते हुए भी मार खाता है और वह भिखारिन के साथ होने पर भी पीटा जाता है। यूं कह सकते हैं कि भिखारी को भिखारिन भी मिलती है तो भी पिटता है और उसके हाथ से वो भिखारिन भी चली जाती है। कहने का आशय ये कि जिस मध्यम वर्गीय मोहल्ले में वो भिक्षा मांगते हुए रहता है, उसे संयोग से एक भिखारिन कैसे मिलती है, इस पर हम चर्चा करते हैं और विश्लेषण करते हैं कहानी जिंदगी और ज़ौक़ का। हमने पिछली बार भी ये देखा कि रजुआ भिखारी में कई तरह से परिवर्तन आता है। वह रजुआ साला होता है, फिर भगत बनता है और कबीर की पंक्तियां गाने लगता है। उसकी इस तरह की कई हरकतें करता है और इससे लोग खुश होते हैं। शायद वह भी यही चाहता है कि लोग उसकी हरकतों से खुश हों। पुलिस चौकी पर उसे भिखारिन दिखाई देती है। इस कहानी में नायक भिखारी है, लेकिन कथावाचक भी यहाँ भिखारी का परिचय देता है और बहुत सारे दृश्यों के बारे में बताता है। तो वाचक ये कहता है कि वो पुलिस चौकी से गुजर रहा होता है, वो क्या देखता है कि वहाँ भिखारी भी खड़ा है और भिखारी बराबर लगातार पुलिस चौकी के अंदर हो रही हरकतों को देख रहा है। गौर से देखा तो पता चला कि पुलिस चौकी में एक भिखारिन नग्न अवस्था में बैठी हुई है और पुलिस वाले शायद कुछ बात कर रहे हैं। उसी समय नजदीक जाकर के रजुआ कुछ यूं बोलता है, पागल राम, भात खाओगी? ये सुन करके पुलिस वाले उसे डांट देते हैं और सोचते हैं कि ये कहाँ से आ टपका और उसे वहाँ से खदेड़ दिया जाता है। इसके बाद दृश्य बदलता है और वाचक अपने घर पहुँचता है। तो वाचक यकायक सुनता है कि पत्नी कुछ कह रही है। वो पत्नी उन्हें घर से बाहर बुलाती है और कहती है कि देखिए देखिए, मैं एक तमाशा दिखाती हूँ, आप तमाशा देखिए, जल्दी जल्दी बाहर आइए। इस तरह से वो उसे बुलाती है। वाचक भी बाहर आता है। तो वाचक क्या देखता है, देखिए कथाकार किस तरह से उस दृश्य का चित्रण करता है, आप देखिए और सुनिए। रजुआ नंगी भिखारिन के आगे आगे चल रहा है और पीछे होकर उंगली पकड़ लेता है, फिर थोड़ा आगे ले जाता है, फिर छोड़कर उसे खुद आगे बढ़ने लगता है और बीच बीच में पीछे घूमकर देखता जाता है। इस तरह का ये तमाशा जब देखा उस मोहल्ले वालों ने, वाचक की पत्नी ने, तो खुद चौंक पड़ती है और वाचक को बाहर बुलाती है। वाचक भी ये देखता है और दंग रह जाता है कि एक भिखारी को, चलिए एक भिखारिन तो मिली। नरसिंह के घर वह काम करने लगता है। नरसिंह के घर काम करते हुए चूंकि अब उसने कुछ मूड बदल लिया है, वो किसी न किसी के यहाँ ठहरता है
वहीं खाता है और उसी के यहाँ काम करता है। जैसे पिछली बार शिवनाथ बाबू के यहाँ वो रह रहा था, अब वो नरसिंह के घर रहता है और दिन भर बहुएं जो भी कहती है काम कर देता है। लेकिन परिवर्तन देखिए कि अब वो जिस भिखारिन को लेके आया, उस भिखारिन को खाली पड़े क्वार्टर जिसमें कोई नहीं रहता, खंडर हो रहे हैं, वहाँ ठहरा देता है और नरसिंह के घर से छुट्टी लेकर के बीच में भिखारिन को देखने जाता है। और जो कुछ नरसिंह की बहू खाने के लिए देती है, उस खाने को बांध करके ले जाता है और भिखारिन को खिलाता है। आप ये देखेंगे कि वो भिखारी उस भिखारिन को अपने समकक्ष मानता है, उसके खाने पीने की चिंता करता है, बल्कि बीच बीच में जाकर के भी देखता है। इसी संदर्भ में नरसिंह की बहू के यहाँ खाना खा रहा है, लेकिन एक और है बरन की बहू। बरन की बहू एक घटना बताती है और वाचक की पत्नी को इस बात की खबर लगती है। बरन की बहू कहती है कि एक दिन, एक रात यह फिर पीटा जाता है। पीटने का कारण मिलता है कि जिस खंडर में रह रहा है भिखारिन के साथ, एक रात ही जाता है और देखता है कि भिखारिन के साथ कोई सोया हुआ है। ये कुछ कहता है तो जो वो था वो उठ करके इसे पीटने लगता है और भिखारिन को लेके आगे चला जाता है। ये कहानी वाचक को पता चलती है पत्नी से कि बरन की बहू कुछ ऐसा कहती है। इस घटना के बाद और इस घटना की खबर जब सब मोहल्ले वालों को पता चला, तब एक परिवर्तन फिर आता है कि अब रजुआ ने दाढ़ी रख ली है। दाढ़ी रखते ही मोहल्ले वाले उसे भगत कहने लगते हैं। अब चूंकि वो कम बोलता है, वो खंडर में रहता है दिन भर और जो कुछ मिलता है उसे खा लेता है। इस कारण से उसे दाढ़ी रखने से और कुछ परिवर्तन आने से और भिखारिन को अपने हाथ से चले जाने के बाद वह भगत के रूप में चर्चित हो जाता है। बरन की बहू को सजा देने के लिए, किस बात की सजा, कि बरन की बहू ने उस घटना को मोहल्ले में प्रसारित कर दिया, इससे वो बदनाम हो गया। इसलिए बरन की बहू को वो सजा देना चाहता है। वो सजा देने का भी उसने उपाय क्या सोचा, वो शनिचरी देवी पर पानी चढ़ाने लगता है और रात भी बरन की बहू के यहाँ रहता है। उसे बुआ भी कहता है और ये भी चाहता है कि इन्होंने ऐसा कहा है तो इनको वो सजा दिलाएगा शनिचरी देवी के द्वारा। इसलिए वो एक तरह से उसे प्रसन्न करने के लिए उस पर पानी चढ़ाता है। इस तरह से कह सकते हैं कि वो भिखारी जो मांग करके खाता है, कहने पे काम कर देता है, वो भी बदला लेना चाहता है और शनिचरी देवी के द्वारा उस बहू को सजा दिलाने का प्रयास करता है। अब देखिए एक परिवर्तन फिर उसमें आया कि रामचरितमानस में तुलसीदास गोसाई जो कहते हैं, उनकी वो कुछ चौपाइयाँ या घटनाएं या दृश्य वो बताने लगता है। और महावीर जी का समुद्र में कूदना, दूसरा महात्मा गांधी का जेल से निकलना, इन दोनों घटनाओं का वो अपने शब्दों में चित्रण करने लगता है। वाचक कहता है कि कभी ऐसा नहीं सुना कि महात्मा गांधी की मृत्यु कैसे हुई, इसका भी वो बड़े ही दिलचस्प तरीके से किस्सा सुनाता है। जबकि महात्मा गांधी की हत्या 3-4 साल पहले हो चुकी होती है और उसी घटना को ये रजुआ जो अब भगत हो गया है, गांधी